आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी उम्र 30, 35 या 40 वर्ष हो गई है और आपने अभी तक अपना कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या अब काफ़ी देरी हो गई है और आपका भविष्य अंधकार में है, या अभी भी कुछ गुंजाइश है जिसके द्वारा आप रिटायरमेंट के बाद एक आसान ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। इस पर चर्चा करने के पहले आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हों, आप नौकरी कर रहे हो, आप व्यवसाय में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फ्रीलांसर हो, कभी ना कभी आप रिटायर करेंगे, यानी आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी। यदि आप नौकरी पेशे में हैं तो 60 या 65 वर्ष जो भी आपके डिपार्टमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी, और व्यवसाय में उम्र आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये तो तय है कि एक्टिव इनकम आपकी बंद कभी ना कभी होगी। और जब एक्टिव इनकम बंद होगी तो इसके साथ साथ आपके मेडिकल बिल बढ़ते जाएंगे, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, आपने नौकरी की या व्यवसाय किया तो ज़िंदगी भर कभी अपनी यात्रा नहीं कर सके, अब चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप अपने रिलीजियस टूर करें या कोई और भी टूर करें। इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको 3-4 पॉइंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। पहला चीज़ ये है कि जब भी आप रिटायर करते हैं, 60 साल, 65 साल, 70 साल, जो भी जहाँ भी आपकी एक्टिव इनकम बंद होती है, आप ये ना सोचें कि रिटायरमेंट के बाद ये एंड ऑफ द लाइफ है। 60 या 65 साल या 70 साल जनाब एंड ऑफ लाइफ नहीं है। इसके बाद भी आपकी 20-30 वर्षों की ज़िंदगी है, और सारी बातें जो आप करेंगे कि वो रिटायरमेंट के बाद 20-30 वर्ष की जो ज़िंदगी है वो आप आराम से व्यतीत कर सकें। तीसरी बात है कि जैसे मैंने बताया कि आपकी एक्टिव इनकम बंद, और मेडिकल बिल, ट्रैवल एक्सपेंसेस, सारे के सारे खर्चे बढ़ जाएंगे। इस पर चर्चा के लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि चूँकि रिटायरमेंट 60 या 65 साल जो भी है, हालांकि हमने आइडियली माना है 60 वर्ष का, लेकिन व्यवसाय में तो हो सकता है 60 साल, 70 साल हो, 75 साल हो, जो भी हो वो देख लें अपने हिसाब से। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि आखिर रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए, यानी जब आप रिटायर करें तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। एक्सपर्ट की राय में आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस है आज के दिन में उसका 300 गुना के आसपास यदि रिटायरमेंट कॉर्पस आपके पास होता है तो माना जाता है कि आपकी ज़िंदगी, रिटायरमेंट पीरियड जो है, यानी 60, 70, 75 साल के बाद जो भी समय आपके पास बचा हुआ है वो काफ़ी सुचारू रूप से आप चलाएंगे। हमने माना कि आज के दिन में आज की मंथली एक्सपेंसेस 40,000 रुपये पर मंथ हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, हो सकता है इससे कम भी हो या उससे अधिक भी हो, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। तो 40,000 रुपये पर मंथ है, तो रिटायरमेंट कॉर्पस जो 300 गुना के आसपास बनता है, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास। हमने इजी कैलकुलेशन के लिए माना कि आपको रिटायरमेंट कॉर्पस 1 करोड़ चाहिए। फ्रेंड्स, 1 करोड़ चाहिए आज के परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन जब आप रिटायर करेंगे तो उस टाइम इसकी वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से कुछ और होगी। इसके लिए हमने माना कि 3 फ्रेंड्स हैं, एक्स, वाई, जेड, तीनों की उम्र 25 वर्ष है। तीनों ने एक ही डिपार्टमेंट में सेम डे नौकरी ज्वाइन की। तीनों के पास आज के दिन से 25 वर्ष की उम्र से अगले 35 वर्ष तक, यानी 60 वर्ष जो उसका रिटायरमेंट एज है, ये पीरियड है उसको इन्वेस्ट करने के लिए। तो यदि आपकी उम्र 25 साल है तो अगले 35 साल के बाद आपको आज के परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से 1 करोड़ रुपये चाहिए, और यदि इन्फ्लेशन की दर आप माने 5%, तो ये 1 करोड़ जो है अगले 35 वर्षों में करीब 5 करोड़ 50 लाख के आसपास हो जाएगी। यानी आपका जो टारगेट अमाउंट है, यदि आपकी उम्र 25 साल है तो आपके टारगेट अमाउंट जो रिटायरमेंट का है वो 5 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास है। अब ये फ्रेंड जो हैं एक्स, वाई और जेड, मिस्टर एक्स ने जिस दिन नौकरी ज्वाइन की उसके अगले महीने से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन मिस्टर वाई, उन्होंने कहा अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, रिटायरमेंट 60 साल के बाद है, तो अभी हमारे पास समय है। उन्होंने 30 वर्षों में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। और मिस्टर जेड, उनको लगा कि नहीं अभी और भी समय है, उन्होंने 35 वर्षों में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया। तो मिस्टर एक्स, जिन्होंने 25 वर्ष में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी, उनके पास 35 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है। मिस्टर वाई, जिन्होंने 30 वर्षों के एज में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है, यानी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, उसके पास 30 वर्षों का इन्वेस्टमेंट पीरियड है। और मिस्टर जेड, जिन्होंने 35 वर्ष की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, यानी उसके पास रिमेनिंग 25 साल हैं इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए। अब माना कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और एवेन्यूज़ जो हैं कई हो सकते हैं अपने उम्र के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से, लेकिन हमने एग्जाम्पल के लिए माना कि 2 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं जहाँ की 12% का XIRR और 14% का XIR मिलता है। तो मिस्टर एक्स, जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में
इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की, वो यदि 12% के एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो 5,50,00,000 रुपए पाने के लिए उनको 10,112 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और वहीं यदि ये 14% वाले एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 6,241 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ध्यान रखिए, इसके पास अगले 35 वर्ष की इन्वेस्टमेंट की पीरियड है और उनको अचीव करना है 5,50,00,000 रुपये। मिस्टर वाई जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की और उनके पास 30 वर्ष का आगे पीरियड है, इनको भी 5 करोड़, बिकॉज सारे रिटायर करेंगे एक ही दिन, तो इनको भी 5,50,00,000 रुपये चाहिए जब इनकी उम्र 60 साल हो जाएगी। तो ये यदि 12% वाले एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो इनको हर महीने 18,086 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 5,50,00,000 कॉर्पस क्रिएट करने के लिए। और यदि 14% में ये इन्वेस्ट करते हैं तो इनको 12,133 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब मिस्टर जेड की बातें करते हैं। इनकी उम्र 35 साल हो गई है, यानी इनके पास केवल 25 वर्ष है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये यदि 12% वाले एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो इनको 32,736 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे यदि वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट में के बाद, यानी जब इनकी उम्र 60 वर्ष हो जाए और 5,50,00,000 रुपये चाहिए तो इनको 32,736 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और वहीं यदि 14% वाले एवेन्यूज़ में ये इन्वेस्ट करते हैं तो इनको 23,802 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब जनाब ये देखिए, ये इसको कंपेयर करते हैं कि आपने केवल 5-5 साल का ही, एक्स ने वाई की तुलना में 5 साल पहले स्टार्ट किया और वाई ने जेड की तुलना में 5 साल पहले स्टार्ट किया, लेकिन जो अमाउंट बनता है पर मंथ के इन्वेस्टमेंट का, ये बनता है, ये यदि मिस्टर एक्स का 12% वाले में 10,112 रुपये और वाई जिन्होंने 30 वर्ष में स्टार्ट की उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 18,086 रुपये, यानी करीब करीब 2 गुना के आसपास है। फिर वाई और जेड की तुलना करें तो वाई को 18,086 रुपये और जेड को 32,736 रुपये प्रति माह, यानी यहाँ भी करीब 2 गुना के आसपास, हालांकि 2 गुना नहीं है लेकिन 2 गुना के आसपास होता है केवल। तो आपने यहाँ देखा कि केवल 5 वर्ष के बाद यदि आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपको मंथली एक्सपेंसेस जो है, मंथली इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब करीब 2 गुना के आसपास हो जाता है। अब देखें, ये तो इन्वेस्टमेंट की बातें हुई 12% और 14% के हिसाब से, और दोनों में जो रेशियो है ये करीब करीब बराबर है, क्योंकि देखिए कि एक्स में 14% वाले में 6,241 रुपये, वाई को 12,133 रुपये और जेड को 23,802 रुपये, ये करीब करीब 2 गुना के आसपास ही है। अब सवाल ये है कि ये जो हमें इन्वेस्टमेंट प्रति माह का इंस्टॉलमेंट बताया, तो ये कौन कौन से लोग ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखें, एक्स जिनको कि 10,112 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने हैं ये टारगेट अचीव करने के लिए, तो एक्सपर्ट की राय में कहा जाता है कि 25% आपको अपने मंथली इनकम का सेविंग करना चाहिए। यानी मिस्टर एक्स तभी 10,112 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीना जब इनकी इनकम कम से कम 41-42 हज़ार के आसपास हो। यदि वाई की बातें करें तो इनको 18,086 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी इनको करीब 73-72 हज़ार के आसपास यदि इनकी इनकम होगी तभी ये इन्वेस्ट कर पाएंगे। और मिस्टर जेड जिनको 32,736 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, इनको करीब 1,20,000 1,25,000 के आसपास यदि मंथली इनकम होगी तभी ये इन्वेस्ट कर पाएंगे। और कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर हो सकते हैं जिन्होंने कहा कि 35 साल में क्या इन्वेस्ट करना है, 40 साल जब होगी तब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, और उन्होंने 40 साल में स्टार्ट किया तो उनको जनाब 60,579 रुपये हर माह 12% वाले एवेन्यूज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 14% वाले में ये अमाउंट हो जाएगा 47,556 रुपये। और यदि इस अवस्था में हम कहें कि ये किस परिस्थिति में इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तभी कर सकते हैं जब इनकी मंथली इनकम 2-2.5 लाख से कम ना हो। तो ये देख लें कि आप केवल 5-5 वर्षों का ही डिफरेंस है हर एक्स वाई जेड में, लेकिन इसका जो इंस्टॉलमेंट है वो करीब करीब 2 गुना के आसपास हो जाता है। तो एग्जाम्पल ये तो जरूर बताता है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग उतना अधिक आपको देखने को मिलता है। जितना लेट में स्टार्ट करेंगे उतनी कंपाउंडिंग का इफेक्ट कम से कम देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात है, कॉर्पस अपने 5,50,00,000 आपने क्रिएट कर लिए। दूसरा है कि आपकी उम्र 60 साल 65 साल या 70 साल हो गई है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी आपकी बॉडी की कम हो गई, तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी भी कम होगी, और इम्यूनिटी कम होगी तो बीमारियों का प्रकोप अधिक होगा, मेडिकल बिल बढ़ जाएंगे आपके। अब सवाल है कि मेडिकल बिल बढ़ जाएंगे, और आज के दिन में जो परिस्थितियां हैं, यदि एक बार आप हॉस्पिटलाइज हो गए, खासकर Tier 2 या Tier 1 वाले सिटी में,
तो एक बार हॉस्पिटल में गए और 20 लाख 25 लाख का बिल दे के आए आप। जनाब, आपने 1 करोड़ रुपए का ही कॉर्पस क्रिएट किया है और आपने 20 लाख एक बार दे दिया। जनाब, बचे आपके पास 75 लाख के आसपास। एक दो बार और हो जाए तो मालूम हो कि मेडिकल बिल में ही आपके सारे पैसे जो क्रिएट किए थे आप रिटायरमेंट कॉर्पस, वो खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। हालांकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और बहुत सारे मित्र भी ये कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाना बेकार है, बिकॉज कि इसमें हर साल 60,000 17,000 रुपये का हम प्रीमियम देते हैं, हम बीमार तो पड़ते नहीं हैं, ये पैसे तो खामखा जा रहे हैं सरकार के पास। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप बीमार नहीं पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, तो ये सारे पैसे बेकार जाएंगे। लेकिन जनाब, यदि खुदा ना खास्ता अगले 20-30 सालों में यदि एक बार भी हॉस्पिटलाइज आप हो गए तो आज के दिन में 20 लाख का बिल दे के आएंगे। यदि आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो वो बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो देगी आपको। अब ये देखें कि आपने 60,000 रुपये 25 साल दिया आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आपको 16-17 लाख के आसपास प्रीमियम के में पे किए। यदि एक बार बीमार पड़ते, खुदा ना खास्ते आपको ऐसी नौबत आए कि आप हॉस्पिटलाइज हों, नहीं खुदा ना खास्ते यदि एक बार हॉस्पिटलाइज हो गए और 20 लाख का बिल बन गया, तो 17 लाख के आसपास जो प्रीमियम दिया था आपने, वो पूरे के पूरे आपके एडजस्ट हो गए, वसूल हो गए। तो ध्यान रखें, केवल रिस्क जो आपका है केवल 17-18 लाख का है, और ये रिस्क लेते हैं तो आप ज़िंदगी जो है बड़ा सुकून से व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन यदि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, ये 17 लाख 18 लाख आपने बचाने की कोशिश की, तो हमेशा मन में होता है कि यदि कल कोई बीमारी निकल जाए, कुछ हो जाए, तो फिर हम 20 लाख 25 लाख मैं कहाँ से दूंगा। और ये केवल एक ही बार होना जरूरी नहीं है, बिकॉज अगली ज़िंदगी 20-25 सालों की हो सकता है, 1 या 2 बार 3 बार 4 बार भी हो जाए। तो ध्यान रखें कि इस चक्कर में ना पड़ें कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो देते हैं वो बेकार जाता है। जनाब, बेकार जाए वो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन खुदा ना खास्ते यदि आप एक बार हॉस्पिटलाइज हो गए तो सारे के सारे जो प्रीमियम है हेल्थ इंश्योरेंस के, वो वसूल हो जाएंगे। तीसरी बात है कि हमने 5 करोड़ 50 लाख रुपए कॉर्पस क्रिएट कर लिया, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, हम बीमार नहीं पड़े, माना कि मेरा 20 लाख रुपया पानी में गया, बेकार चला गया। लेकिन जनाब, हमें रिलीजियस टूर भी करना है, अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाना है, इधर घूमना है, उधर घूमना है, और इसके साथ साथ जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो भी बरकरार हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमें कितने पैसे उस कॉर्पस से हर महीने निकालें, जो कि ता ज़िंदगी हम सुचारू रूप से अपना मेरे खर्चे चल सकें, और मेरे जाने के बाद कुछ न कुछ मैं अपने किथ एंड कुन, यानी जो अगला जनरेशन उसको भी कुछ मैं दे सकूँ। एक्सपर्ट की राय में जितना आपका कॉर्पस है उसका 3.5 से 4% के आसपास आप पर एनम निकाल सकते हैं। अब आपने 5 करोड़ 50 लाख का कॉर्पस क्रिएट किया था, इसका 4% होता है करीब 22 लाख के आसपास। इसका मतलब कि यदि हर महीने की बातें करें तो 1,83,000 के आसपास हर महीने आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ तब जब आपकी उम्र 60 साल हो गई होगी और आपने 5 करोड़ 50 लाख का कॉर्पस क्रिएट कर लिया होगा। तो समझा ये जाता है कि 4% के आसपास विड्रॉ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलेगी। हालांकि ये 4% निकालें, 3% निकालें, 6% निकालें, ये सब डिपेंड करता है कि वो 5 करोड़ 50 लाख रुपए आपके किस एवेन्यूज में इन्वेस्टेड हैं। हालांकि चूंकि आपकी उम्र 60, 65, 70 साल के आसपास हो गई, तो निश्चित रूप से आपको सेफ इन्वेस्टमेंट में ही जाएंगे। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में शायद ना जाएं, और जाएं भी तो लार्ज कैप सेगमेंट में ही जाएं, जहां की 10, 12, 11% के आसपास आपको एवरेज CAGR मिल जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है उस पर, लेकिन फिर भी यदि 4% तक आप ड्रॉ करते हैं तो निश्चित रूप से वो पैसे जो आपने क्रिएट किए हैं रिटायरमेंट के बाद, पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड के लिए, वो आराम से चलेंगे, और आपके बाद भी कुछ न कुछ पैसे आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी सौंप जाएंगे। यदि इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो 2-3 चीज़ें हमें समझना जरूरी है कि यदि आप चाहते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड आपका ठीक ढंग से चले, आपको 4 बातों को कम से कम ध्यान में रखना जरूरी है। मैं ये कम से कम बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला है कि इन्वेस्टमेंट आप रेगुलर करें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस आप अर्ली एज से ही ले लें, ये ना सोचें आप कि हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम बेकार जाता है मेरा। तीसरा, इमरजेंसी फंड भी रखें, क्रिएट करें, बिकॉज क्या पता कब पैसे की जरूरत आपको अचानक पड़ जाए, नौकरी चली जाए, कुछ और हो जाए। तो कहा यह जाता है कि इमरजेंसी फंड के लिए 6-7 महीने का जितना आपका मंथली एक्सपेंसेस है उतना इमरजेंसी फंड में रखें। और चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपने रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर लिया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया, इमरजेंसी फंड आप मेंटेन करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करने के बाद कितना पैसा निकालें, तो इसके लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को यूज़ करें और
जो विड्रॉ करें वो 4% जितना रिटायरमेंट कॉर्पस है उसका 4% के आसपास पर एनम विड्रॉ करें। विड्रॉ करें तो निश्चित रूप से आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ सुचारू रूप से चलेगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, न ही मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड पे क्लासेस चला करते हैं, न ही मेरे कोई वेबसाइट है। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपके विचार मेरे विचारों से मेल नहीं खाते हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।